नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई यानी कि कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करते हुए दिखाई देंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। कोरोना काल में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8 महीने के बाद में वाराणसी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 5 से 6 घंटे बिताएंगे। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सिंगरा इलाके में भी जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी यहां पर उद्घाटन करेंगे और इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री भी वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में दोनों कार्यकाल में ये 24वां दौरा होगा। इस दौरान बीएचयू के खेल मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी आयोजित की जाएगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल से ही करीब 1582.98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, पेयजल, सीवरेज सिस्टम, पार्किंग, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य के साथ ही यहां पर स्मार्ट स्कूल और धार्मिक पर्यटन केंद्र, गंगा में क्रूज सहित अन्य प्रोजेक्ट भी यहां पर शामिल हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करते हुए नजर आएंगे। खबरें सामने आ रही हैं कि कल जब वो वाराणसी जाएंगे तो लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से जो परियोजनाएं वहां पर बनाई जाएगी उनका शिलान्यास करते हुए भी कल दिखाई दे सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं उससे चिंता और भी बढ़ गई है। डेल्टा और साथ ही डेल्टा प्लस के बाद में अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट निकलकर सामने आ गया। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के अब तक के 11 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि राजस्थान में अब तक कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिल चुके हैं। 11 मरीजों में से 4 मरीज जयपुर और अलवर के बताए जा रहे हैं, तो वहीं पर 2 मरीज बाड़मेर से और 1 मरीज भीलवाड़ा से निकलकर सामने आया है। वहीं पर डॉक्टर रघु शर्मा ने यह भी बताया कि कप्पा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना से थोड़ा कम जानलेवा है। साथ ही उन्होंने लोगों से यहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करने की अपील करी है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में 13 जुलाई तक कोरोना के 9.53 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार को बीते 24 घंटे में यहां पर 28 मरीज सामने आए हैं। अब तक की अगर हम बात करें तो 9.43 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक होकर वापस घर भी लौट चुके हैं, जबकि 8,945 के आसपास लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना के मामले धीरे धीरे कम आते हुए नजर आ रहे थे, उससे सरकार और आमजन यहां पर काफी राहत महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक से कह सकते हैं पहले डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस, अब कप्पा वेरिएंट निकल के सामने आ गया, तो कह सकते हैं कि वाकई अभी भी सरकार को और सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए, निश्चित रूप से सतर्कता तो सभी को बरतने की जरूरत है। ये कोरोना का जो नया कप्पा वेरिएंट आया है, निश्चित रूप से सरकार इसको लेकर के भी आशंकित है कि कैसा इसका रिएक्शन जो है कप्पा वेरिएंट का रहेगा। इसको कप्पा नाम दिया गया है। 11 नए संक्रमित मरीज इसके मिले हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने खुद इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि जो 11 मरीज मिले हैं, इनमें से 4 पॉजिटिव रोगी अलवर और जयपुर में मिले हैं, जबकि 2 बाड़मेर में और 1 भीलवाड़ा में। यानी कि पूर्वी राजस्थान में भी ये है और पश्चिमी राजस्थान में भी पहुंच चुका है। और अगर बात करें तो भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर भी, मध्य जो राजस्थान है वहां पर भी पहुंच चुका है। 9 सैंपल की रिपोर्ट तो दिल्ली की IGI लैब से आई है, जबकि 2 सैंपल की रिपोर्ट जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से प्राप्त हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि कप्पा जो वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा मध्यम तरीके का है, यानी कि डेल्टा के मुकाबले बहुत ज्यादा संक्रामक नहीं है ये। लेकिन आमजन से अपील सरकार ने की है कि पूर्ण अनुशासन के साथ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, क्योंकि अभी इसके रिएक्शन जो है वो देखना बाकी है कि किस प्रकार के रिएक्शन रहते हैं, कौन कौन सी इससे साइड इफेक्ट जो है वो बॉडी पर पड़ते हैं। निश्चित रूप से ये अभी अध्ययन का विषय है।
तो बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से आपने कहा कि डॉक्टर्स जो है उनकी ओर से हालांकि ये कहा गया है कि ये कोरोना का जो वेरिएंट है वो इतना जानलेवा नहीं है जितना डेल्टा प्लस जानलेवा है, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके से और भी मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं उससे यहाँ पर सरकार और प्रशासन को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। कह सकते हैं बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत सकते। और आने वाले दिनों में फिलहाल 11 मामला मिले हैं, क्या पता आने वाले दिनों में और भी ऐसे मामले मिल सकते हैं, उनके लिए भी सरकार यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ इंतजाम कर सकती है। उनके लिए सरकार आसपास के एरिया जो है उन्हें भी जागरूक कर सकती है कि पहले जो वेरिएंट निकलकर सामने आ रहे थे उसके बाद अब जो नए वेरिएंट निकलकर सामने आ रहे हैं इससे भी डरने की जरूरत है। निश्चित रूप से प्रीति, देखिए अब जो जहां जहां वेरिएंट ये मिले हैं उनके आसपास के क्षेत्रों के अंदर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग इनकी की जा रही है कि इनसे संबंधित जो लोग हैं कौन इनके संपर्क में आए, क्या उनमें भी लक्षण किसी प्रकार के हैं, तो ये जांचने का काम अभी सरकार की ओर से शुरू किया गया है। जिन इलाकों के अंदर ये लोग रह रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से ये सतर्कता बरती जा रही है कि इस वेरिएंट के कोई दुष्प्रभाव आसपास के क्षेत्र में इनके साथ में संपर्क में आए लोगों के अंदर तो नहीं है। और उनकी टेस्टिंग जो है उनकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है, खासतौर पर इनके परिजनों की और इनके संपर्क में आने वाले लोगों की, सहकर्मी जो उनके साथ में काम करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये देखा जाना लाजमी है कि इसका कितना साइड इफेक्ट जो है उन लोगों पे रहा है और क्या ये उतना लेवल का संक्रामक है जितना डेल्टा प्लस था, यानी तेजी से फैलने वाला। डेल्टा प्लस के लिए कहा जाता है एक व्यक्ति 100 व्यक्ति तक को जो है संक्रमित कर सकता है। ऐसे में इसका भी अध्ययन करना बाकी है कि कितने लोगों को ये संक्रमित कर सकता है और इसके इफेक्ट जो है। बिल्कुल नीरज, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सतर्क रहना और परेशान होने में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर हम सबको सतर्क रहकर इस तरीके से तमाम वेरिएंट जो निकलकर सामने आ रहे हैं उनसे लड़ाई लड़नी होगी, तभी कहीं जाकर कह सकते हैं कि कोरोना से यहाँ पर देश जीतता हुआ नजर आएगा। नीरज, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा शुरू होगी या नहीं इस पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला ले लिया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कांवड़ यात्रा रद्द करने के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा आस्था की बात जरूर है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। सीएम ने यह भी कहा है कि यह भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि कांवड़ यात्रा के कारण लोग कोविड से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो वहीं पर यूपी में कांवड़ यात्रा स्थगित नहीं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को निर्देश दिए हैं कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ यहां पर हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के संबंध में विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा यहां पर कराई जाए। हालांकि कांवड़ संघों से संवाद करके न्यूनतम लोगों की सहभागिता का यहां पर अनुरोध किया जाएगा। साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड राज्यों से भी संवाद करके कांवड़ यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर जारी किए जाएंगे। से बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होगी या नहीं इसको लेकर जो सस्पेंस था वो फिलहाल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने यहां पर फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों को देखते हुए अब कांवड़ यात्रा नहीं शुरू की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही कोरोना के मामले लगातार बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वेरिएंट जो है वो हर दिन लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहां पर छोटी सी लापरवाही भी आने वाले दिनों में बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है। इसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से अहम और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि लोगों की जान से ज्यादा कोई भी चीज जरूरी नहीं है। इस वजह से यहां पर कांवड़ यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि कह सकते हैं कुछ लोगों की ओर से यहां पर इसका विरोध भी देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल सारी चीजों को देखकर कह सकते हैं कि वाकई सरकार ने सही फैसला लिया। जी देखिए, आपने सही कहा कि जो है 4 तारीख को पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी और उसके बाद से कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम जो है बातें हो रही थी। उससे पहले जो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उनकी तरफ से भी जो है कांवड़ यात्रा रोकने को लेकर के कहा गया था।
लेकिन जैसे पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली, उसके बाद से उनकी तरफ से यह था कि हम इसको विचार करेंगे, पुनर्विचार करने की उन्होंने अधिकारियों के साथ में बैठक करी। हालांकि जो है डीजीपी की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी जो है कांवड़ यात्रा को लेकर के हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम यहाँ पे कांवड़ियों को आने नहीं देंगे। इसको लेकर के यूपी और तमाम आसपास के राज्यों में भी जो है बात हो गई थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान आया तो ये थोड़ा सा प्रशासन के अंदर इस बात का संशय और शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से तैयारियां जो है पूरी तरीके से कह दिया गया है कि बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने जब फैसला लिया है कि वो कांवड़ यात्रा को सुचारू करेंगे और मार्गों पर उनका भव्य स्वागत होगा, और उसके बाद ही उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से फोन पे भी वार्ता करी, तो उसके बाद से तमाम जो है प्रशासन में बेचैनी बढ़ गई कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री यह फैसला ले लें कि भाई यहाँ पे कराना है नहीं कराना है। लेकिन उसी समय जो है अधिकारियों की तरफ से और हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश है कि भाई आप पहले स्पष्ट एफिडेविट दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुंभ की तरह पे आप कांवड़ यात्रा करवाते हैं और उसके बाद आपका ढुलमुल रवैया रहेगा और ये एक सुपर स्प्रेडर की तरह फिर से ही हो जाएगा जी। तो करीब 4 करोड़ के आसपास देखिए यहाँ पे कांवड़िया आते हैं, पूरे जो है उत्तर प्रदेश से बात करें या आसपास के राज्यों से बात करें, तो उसको लेकर के काफी संशय था और वो संशय जो है उसके बाद अब दूर हुआ कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कह दिया गया। लेकिन देखिए अभी भी एक ये बहुत बड़ा ये जो है एक प्रशासन के सामने चिंता का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाएं चूंकि पास एकदम लगी हुई हैं, तो ऐसे में जो कांवड़िए आएंगे उनको अगर मान लीजिए जबरन आते हैं तो उनको टेस्टिंग कराना या उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखना या उनके स्थिति को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना, तो उसको लेकर के अभी स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि कांवड़ियों का जत्थे को रोकना प्रशासन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस विषय को लेकर के भी जो है उम्मीद है कि आज शाम तक का कोई स्पष्ट निर्देश आ जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि अब यहाँ पे कांवड़ यात्रा नहीं होगी, जैसे पिछले साल बंद थी उसी तरीके से पिछले साल भी बंद रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आस्था के नाम पे हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी ढील दे दी जाए और उसको जो है ध्यान में रखते हुए सरकार को थोड़े से कड़े और पुलिस प्रशासन को जो है मजबूत इंतजाम करने होंगे चाहिए यहाँ पे। देखिए भूपेंद्र, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुंभ में जो नजारा देखने को मिला था, जिसके बाद से लगातार मामले बढ़े थे, वो सबके सामने जग जाहिर है। और उसके बाद में कह सकते हैं कि हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, पहले भी हमारे इस मुद्दे पर बात हुई है कि 300 लोगों को नैनीताल आने की परमिशन होती है और वहां पर 6000 पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई यहाँ पर धामी सरकार ने ये आकलन किया है कि इतने मॉनिटरिंग करने के बाद भी, इतनी सतर्कता बरतने के बाद भी लोग लगातार लापरवाह होकर बहुत सारी संख्या में कहीं भी घूमने के लिए पहुंच जाते हैं, कहीं पर भी कोई आयोजन होता है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि सरकार ने वाकई ये सारी चीजें देखी है, इसी वजह से यह अहम फैसला लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के आदेश के साथ साथ प्रशासन की भी एक सिरदर्दी बन जाती है, क्योंकि सरकार सिर्फ आदेश जारी कर सकती है, संभालना तो प्रशासन को ही पड़ता है। नहीं कह रही हैं आप। देखिए जिस तरीके से हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया मामला, हाईकोर्ट ने साफ कहा कि भाई ऐसा है, सरकार इस बात को स्पष्ट दे और उसका एफिडेविट दे कि आप जो है नैनीताल हो, मसूरी हो या तमाम पर्यटक स्थल हो, यहाँ पे जो बेकाबू भीड़ आती जा रही है उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं और आपने किस तरीके के लोग, कितने लोगों को आने की एंट्री दी है। प्रशासन की तरफ से जो है हाईकोर्ट में ये बाकायदे एक एफिडेविट किया है कि हम यहाँ पे जो है बहुत लिमिटेड लोगों को बुला रहे हैं, जिनको बुला रहे हैं उनके बाकायदे जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको संभालने के लिए तत्पर हैं। लेकिन ऐसा देखिए कागजों में होना और जमीनी धरातल पे बात करने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि तीरथ सिंह सरकार ने देखिए कोविड कुंभ में भी उन्होंने ये कहा था कि हम जो है बहुत लिमिटेड लोगों को आने देंगे, लेकिन वहाँ हालात किस तरीके से बेकाबू हो गए थे, किस तरीके से लोगों को भीड़ उमड़ी थी, उसको देखने के बाद जो है किसी से छिपा नहीं है मामला। तो सरकार इस तरीके से चिंतित है कि अगर सरकार की तरफ से ये कह दिया जाता है कि यात्रा चल रही है या हमने परमिशन दे दी है, तो आप समझिए कि 4 करोड़ के पास से 3 से 4 करोड़ के आसपास कांवड़िया आते हैं, तो वो संख्या कहाँ जा करके पहुंचेगी। उसके अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जो तमाम पर्यटक आते हैं उनको फिर एक तरीके से आप मना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशनों में फिर 2 बातें हो गई कि आपने हाईकोर्ट से झूठ बोला, दूसरा आपने जो है कोरोना का फैलाने में मदद करी। बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी की, तो यूपी और उत्तराखंड की यहाँ पर सीमा मिलती है और आपने कहा कि वाकई ही यहाँ पर जिस तरीके से धार्मिक नगरी बोलते हैं उत्तराखंड को, तो वहां से जो लोग हैं वो सीमा से अगर यहाँ पर क्रॉस करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन को और भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड वासियों के लिए तो सरकार ने फैसला ले लिया, लेकिन अगर दूसरे स्टेट से लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको किस तरीके से मना किया जाए या उनको ये कैसे बताया जाए
कि उत्तराखंड में इस तरीके से तमाम चीजों पर पाबंदी लगाई गई है। ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है प्रशासन के लिए, जो राहगीर वहां से निकलते हैं या कांवड़िए जो वहां से निकलेंगे, तो उसके लिए कह सकते हैं कि प्रशासन को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। अभी से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनको भी इजीली अभी से पता चल जाए। भूपेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें, उत्तराखंड में फिलहाल पूरी तरीके से धामी सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा अब नहीं शुरू की जाएगी। यूपी का रुख करते हैं, वहां से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने अहम और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया, क्योंकि वाकई ही कोरोना के मामले बेशक कम हो रहे हो, लेकिन कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और कुंभ का हाल हम सब देख ही चुके हैं। कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसला लिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं यूपी सरकार को भी एक बार फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड कर लिया है और इसका निर्णय ले लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राएं चलेंगी। हाँ, उनके लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उनको पालन करना पड़ेगा। जो भी कांवड़िए इसमें शामिल होंगे उनके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। सेफ डिस्टेंस बना करके ये लोग चलेंगे। इस तरह का एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। उस प्रोटोकॉल के तहत ही कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकलेगी। देखिए, मुश्किल ये है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़िए होते हैं वो ज्यादातर हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से जल लेकर के अपने जो गंतव्य है या अपने गांव या अपने जिले में आकर जलाभिषेक करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार में ही लोग ज्यादातर जल चढ़ाते हैं। तो मुश्किल ये हो रही है कि उत्तराखंड सरकार ने चूंकि स्थगित कर दी है, इसलिए वहां क्या होगा, यहाँ से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी आबादी कांवड़ियों की हरिद्वार जाती है जल लेने के लिए, उनके लिए क्या होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों को कहा है कि वो उत्तराखंड सरकार के अफसरों से, सरकार के मंत्रियों से बात करें और उनके लिए कोई रास्ता निकालें। उत्तर प्रदेश से खास तौर पर जाते हैं हरिद्वार, उनके लिए क्या किया जाए, किस तरह से उनकी कांवड़ यात्रा चलती रहे, इसका निर्णय निकाल लें। तो अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि वहां कांवड़िए जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन सरकार ने ये फैसला किया है कि हम उत्तराखंड सरकार से इस मामले में बात करेंगे। और बाकी के उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है या आपका मध्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोग ज्यादातर अयोध्या या बनारस या प्रयाग जाते हैं और वहां से गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य को या अपने जिले में वापस आते हैं, अपने गांव में वापस आते हैं। लेकिन हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या है कांवड़ियों की जो हरिद्वार जाती है, तो समस्या उनके लिए है। हाँ, सरकार ने ये कह दिया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यात्राएं निकाली जाएंगी और उत्तराखंड सरकार से बात की जाएगी कि जो लोग लेकिन विवेक, सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत भी लोगों की संख्या इतनी ज्यादा वहां पर हो जाती है कि प्रशासनिक अमले को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेस्ट एग्जाम्पल कुंभ हमारे सामने है। कुंभ को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ने बहुत अच्छी कोशिशें वहां पर करी थी कि तमाम लोग आएंगे, उनके लिए अलग से इंतजामात यहां पर किए जाएंगे, तमाम लोग जो आएंगे उनके RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट देखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हद से ज्यादा जब लोग वहां पर पहुंचने लग गए तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इतने सारे लोगों को एडजस्ट करने में, इतने सारे लोगों को मॉनिटरिंग करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ये बातें फिलहाल जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि करोड़ों में लोग यहाँ पर कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से ही अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग वहां पहुंचते हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरिद्वार जाते हैं कांवड़ के दौरान। बाकी हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली के भी लोग बहुत भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं। तो हरिद्वार के लिए जरूर मुश्किल है, ये बात सही है। अब उसका क्या रास्ता निकाला जाता है, यह चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड में एक ही पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके कोई अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ इस बारे में। ये एक अजीबोगरीब बात है, लेकिन इतना यह है कि सरकार बात करेगी जरूर। उत्तराखंड सरकार से 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा चूंकि शुरू हो रही है, थोड़ा सा समय है अभी 7-8 दिन का, तो उस बीच बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाएगा। और अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तब देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, क्योंकि वहां पर तो स्थगित हो गया है। लेकिन बातचीत के बाद क्या रास्ता निकलता है ये 1-2 दिन में ही पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 से
3 आतंकियों को यहां पर घेर रखा है। सेना और सीआरपीएफ मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चला रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलवामा शहर में स्थित जिला अस्पताल के पास में आतंकियों के छिपे होने का सटीक इनपुट सुरक्षा बलों के पास में था, जिसके बाद में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। फिलहाल पूरे पुलवामा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इससे पहले 8 जुलाई को पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को यहां पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यह मुठभेड़ ऐसे वक्त में हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के 5 साल पूरे होने पर गुरुवार को घाटी के कुछ इलाके बंद रहे और इसी दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार चल रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों की ओर से ढेर कर दिया गया है और शहर में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 जुलाई को भी यहां पर 2 आतंकी मारे गए थे। 5 साल पहले हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी को ढेर कर दिया गया था और उसी के डर की वजह से यहां पर सेना की ओर से हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। लेकिन उस दिन भी कह सकते हैं कि वाकई सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया और उसके बाद में आज की बात करें तो सुबह से ही यहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है और इस दौरान 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की ओर से मारा गया। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार चल रही है। खबरें सामने आ रही है कि अब तक 3 आतंकियों को सेना की ओर से ढेर कर दिया गया है। अभी तक लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही है। साथ ही सर्च ऑपरेशन जो है वो भी लगातार चलाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें पूरे पुलवामा में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, इस तरह की कोई भी चहलकदमी वहां पर ना दिखाई दे और सुरक्षा बलों को अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए फिलहाल पुलवामा में सरकार की ओर से, सेना की ओर से कह सकते हैं कि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। 8 जुलाई की अगर हम बात करें तो हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी की 5 साल पहले 8 जुलाई को ही सुरक्षा बलों के साथ जब मुठभेड़ हुई थी तब उसे ढेर कर दिया गया था और उसी को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से पहले से ही इस बात का अंदेशा सुरक्षा बलों को पहले से ही था कि 5 साल बुरहान वानी को यहां पर होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आतंकी जो है उस दिन का फायदा उठाकर कोई ना कोई घटना यहां पर कर सकते हैं। तो उस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सुरक्षा बलों ने जो सोचा था वो एकदम सही हुआ, क्योंकि उस दिन भी सुरक्षा बलों की ओर से 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित देश के बाकी हिस्सों में मानसून का इंतजार आखिरकार मंगलवार को खत्म हो गया है। एक सप्ताह से चिलचिलाती गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत दिलाते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 13 जुलाई को पूरे देश को अपनी जद में ले लिया। पूरे देश में मानसून को 8 जुलाई तक पहुंच जाना था, मगर इसने 5 दिन और वक्त ज्यादा ले लिया। तो वहीं पर आपको यह भी बता दें कि पिछले 19 सालों में मानसून इस बार 2 सप्ताह से अधिक देरी से दिल्ली पहुंचा है। बरसात के कारण शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली, यातायात जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। तो वहीं पर
धौलाकुआं में भी भारी यातायात जाम की स्थिति देखने को मिली। इसके साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में हल्की बरसात का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।